आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल के कितने बेड्स हैं, कौन किसको किसको वो ले रहे हैं, वैकेंसी चल रही है या नहीं, रिक्रूटमेंट के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, हर एक चीज़ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो सारे मैं वही बताऊंगा जो मुझे पूछे गए थे एज ए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस स्टाफ। तो अगर आप भी वहाँ पे जाना चाहते हो तो मे बी आपको भी से सारे क्वेश्चन पूछे जाए। तो सारे क्वेश्चंस की बात करने से पहले हम थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में जान लेते हैं कि क्या है, कैसा है और कब आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो देखो, मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहो तो आप जा सकते हो। लोकेशन इसकी जो है सेक्टर 16 फरीदाबाद में पड़ता है। और ये अगर आप मेट्रो पे जाना चाहते हो तो बाटा चौक जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आप उतर के डायरेक्ट जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। बेड्स की बात करूँ तो 500 से भी ज़्यादा बेड्स है और बाहर से देखने में भी आपको पता चलेगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और NABH है एक्रेडिटेशन, तो इसको मिली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड है। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो, किसी बाहर की कंट्री में जाना चाहते हो, तो ये हॉस्पिटल आपके लिए बेस्ट है। हर तरह की स्पेशलिटी मिल जाएगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो चाहे आपको ICU में जाना है, मेडिकल में, न्यूरो में, ऑन्को में, हर एक स्पेशलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर यहाँ पे जा सकते हो। तो रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो आप इधर उधर मत घूमना, आपको डायरेक्ट जाना है C ब्लॉक में। वहाँ पे 3 ब्लॉक में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो A ब्लॉक से अगर आप एंट्री करते हो तो A, फिर B, फिर C पे जाओगे, वहाँ से राइट टर्न करके अंदर जाना। अंदर जाके बेसमेंट में जाओगे तो आप उनको, वहाँ पे गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, आप उनको पूछ सकते हो कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ तो मुझे HR में जाना है। तो वहाँ से नीचे बेसमेंट में उतरोगे C ब्लॉक में, तो वहाँ पे है इनका HR डिपार्टमेंट। HR में जाके सबसे पहले आपका टेस्ट होना है। टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपकी इंटरव्यू होनी है, ठीक है। तो ये वहाँ का प्रोसेस है। वैकेंसीज की बात करूँ तो फ्रेशर हो अगर आप, और अगर आप फीमेल हो तो आप जा सकते हो, एक्सपीरियंस हो और मेल हो तो भी आप जा सकते हो। 1 साल से ऊपर का जितना भी एक्सपीरियंस है वो उनको भी ले रहे हैं और फ्रेशर को नहीं ले रहे। क्योंकि मैं जब गया था तो मैंने उनको सीधा जाते ही यही बोला कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, यहाँ पे फ्रेशर की वैकेंसी है। और उन्होंने मुझे ये बोला कि यहाँ पे फ्रेशर मेल को हम नहीं लेते। तो मैंने उसी टाइम अपना 2 साल वाला एक्सपीरियंस निकाला और मैंने उनको बोला कि मेरा फ्रेंड भी है तो वो फिर उनको मैं मना कर दूंगा। तो मुझे 2 साल की एक्सपीरियंस है और मुझे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए मतलब मैं आया हूँ। उसके बाद मेरी उन्होंने इंटरव्यू ली क्योंकि मैंने उनको एक्सपीरियंस बता दिया। अगर आप फ्रेशर हो तो मे बी वो आपको मना करें, फ्रेशर मेल को नहीं लेते हैं, लेकिन 1 साल से ऊपर कितना भी एक्सपीरियंस है आपको ले लेंगे। अगर आप फीमेल हो और फ्रेशर हो तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो वहाँ पे। उसके बाद अभी सैलरी की हम बात करते हैं तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, अप टू 22 ही मिलेगी। चाहे 23 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। जितना बड़ा हॉस्पिटल है तो सैलरी आपको आराम से 23-24 तक वो दे देगा। ड्यूटी आवर्स की बात करूँ तो ड्यूटी आवर्स नॉर्मल दूसरे हॉस्पिटल जितने ही रहते हैं, 6-7 आवर्स की ड्यूटी होती है मॉर्निंग और 7 आवर्स की होती है इवनिंग। और उसके बाद आपकी जो नाइट है वो 13 से 14 घंटे की होती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है। मैक्स या फोर्टिस या मेदांता से कंपेयर करोगे तो कम बर्डन ही मैं बोलूँगा, क्योंकि बर्डन के वाइज भी मैं इसको 50-60% में रखूँगा। मैक्स वगैरह का मुझे पूछोगे तो मैं आपको 80-90% बोलूँगा और इसका मैं 50-60 बोलूँगा। तो आप अपना हिसाब लगा लो कि कितना बर्डन है वहाँ पे। उसके बाद नर्स पेशेंट रेशियो भी 1:2 ICU में रहता है। हद 1:3 का भी चला जाए, नहीं तो 1:2। और अगर आप वही वार्ड में चाहते हो तो वार्ड का 1:6 to 1:8 तक जा सकता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर इनका है वो अराउंड 22 से 25 नंबर का है। जो मेरे पास है वो 22 नंबर का है। तो 22 से 25 मान के चलो कि इतने क्वेश्चंस आने ही हैं रिटन पेपर में, जो कि आपको क्लियर करने हैं। बाकी अगर आप मेरा कोर्स लेते हो तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, ये चीज़ें तो आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरा नीचे व्हाट्सएप पर नंबर आपको दिख जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल दे दूंगा। बहुत ही कम प्राइस में मैंने कोर्स रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई एक भी इंटरव्यू फेल ना हो, आप हर एक इंटरव्यू में पास हो जाओ, तो आप मेरा कोर्स जरूर ले सकते हो। आपको उसमें रेफरेंस भी मिलेगी, उसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, उसमें रिटन पेपर भी मिलेंगे और उसमें लाइव सेशन भी मिलेंगे। हर एक चीज़ इंक्लूडेड रहेगी अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। तो अभी हम बात करते हैं इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन थे। तो इंटरव्यू के दौरान जो जो क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आए थे। मैं आपको सारे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन है, वो तो आपको हमेशा इंग्लिश में देनी है, जो भी आपकी इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्री और पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में पूछा था कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या करते हो। तो प्री ऑपरेटिव में आप ज़्यादातर, आपको पता है कि कोई भी पेशेंट को हम सर्जरी के लिए भेजते हैं तो हर एक चीज़ आपको इंक्लूड कर देनी है। चाहे स्टार्टिंग में जब पेशेंट आता है, सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग होती है, पेशेंट की हेल्थ एजुकेशन होती है, उसके बाद पेशेंट के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा की जाते हैं ना, और आप भी थोड़ी इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो पेशेंट को। उसके बाद पार्ट प्रिपरेशन होती है, पेमेंट होती है, पेशेंट की सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है, चाहे लैब्स हो गई है ना, या फिर कोई रेडियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सारी करवाते हैं। तो ये सारी करने के बाद उसके बाद पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेते हो,
PAC करवाते हो, प्री एनेस्थीसिया चेकअप करवाते हो, है ना। और उसके बाद आप पेशेंट को भेजते हो प्री मेडिसिन देके। कुछ एंटीबायोटिक्स डॉक्टर जो है ऑर्डर करते हैं हमेशा PAC के अंदर, तो वो आप एंटीबायोटिक्स या तो 1 घंटा पहले देने, या फिर अगर आपको ये बोला जाता है कि वहाँ पे जाके देने, तो फिर वो भी आप कर सकते हो। जितने भी एक्सरे, MRI, CT स्कैन, जो भी रिपोर्ट्स है सारी साथ में हैंड ओवर करनी है। क्या क्या चीज़ें बच गई है देने वाली है, क्या क्या आपने कर दिया है, वो सारी चीज़ें आपको हैंड ओवर में बतानी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। वही पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी आप बता सकते हो। देखिए ये सारी चीज़ें मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है। मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और इवन मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी करके रख लो, क्योंकि नए नए हॉस्पिटल्स के ऊपर मैं इंटरव्यूज़ की वीडियोस डालता रहूँगा कंटिन्यू। और हर हफ्ते में कोशिश करूँगा 2 हॉस्पिटल में आपको बताऊँ यहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रही हो, और आप वहाँ पे जाके अपनी इंटरव्यू क्लियर करो और अपनी जॉब लो। उसके बाद इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पूछा था कि कोई भी इमरजेंसी ड्रग्स आप बता दो, तो जो भी आपको याद आ रही है 5-6 वो बता देना। तो मेरी जो फेवरेट है मैं वही बताता हूँ हमेशा, जैसे कि सोडा बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, ADR, एट्रोपिन, है ना। उसके बाद एफकॉर्लिन हो गया, डेक्सट्रोज हो गया। तो ये मेरी 5-6 फेवरेट है, तो मैं यही बताता हूँ, और इतने से ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो हमेशा मैं इसलिए बोलता हूँ स्टूडेंट्स को भी अपने के 10 मेडिसिन आप एटलीस्ट याद करके जाओ, ताकि अगर 4-5 आपके माइंड से स्किप भी हो जाए तो एटलीस्ट 5 तो आप बता ही पाओगे ना। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट और हाइपरग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट। हाइपरग्लाइसीमिया में आपको पता है कि हम पेशेंट का एक तो मतलब लो ग्लूकोज वाला खाना देते हैं, जो डायबिटिक डाइट होती है वो हम पेशेंट को देते हैं। दूसरा आप इंसुलिन पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर टैबलेट्स में मेटफॉर्मिन या उसके और भी बहुत सारे वर्जन होते हैं वो दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। और अगर कम होती है 70 से नीचे हाइपोग्लाइसीमिया उसको काउंट करते हैं, उसमें आप 25% डेक्सट्रोज दे सकते हो। या फिर अगर पेशेंट की 75 है, 80 है, 85 है, अगर आपको स्पेशल दे के इतनी है शुगर, तो फिर आप अगर लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट का टाइम में वो दे सकते हो। खाने के लिए कैंडीज दे सकते हो, ग्लूकॉन डी दे सकते हो, या कुछ भी मीठा पेशेंट को ओरली दे सकते हो, ताकि उसकी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। अभी उसके बाद फ्लूइड्स के बारे में एक चीज़ उन्होंने पूछी थी कि कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपको बताना है, जैसे नॉर्मल सलाइन, आप उसको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। तो अगर वैसे आपको बताना है सीधा नॉर्मल सलाइन होती है, NS होती है, RL होती है, डेक्सट्रोज होती है, D10, D5, है ना, वो सारी चीज़ें बता सकते हो। उसके बाद 0.45 NS 3% सलाइन होता है। तो बहुत सारी मतलब सलाइन्स होती हैं जो आप बता सकते हो उनको, ठीक है। आपको राइल्स ट्यूब का पूछ सकते हैं, या फिर IV कैनुला का पूछ सकते हैं, या फिर इंटूबेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हम रेडी करते हैं वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी, चाहे फॉलिस का भी पूछ सकते हैं। जो भी आपसे प्रोसीजर पूछे आपको पूरा प्रोसीजर बताना होता है। मतलब जहाँ से लेके स्टार्ट करते हो, जैसे आपको कोई पूछता है कि चाय बनाने का प्रोसीजर क्या है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि दूध डाल देंगे, पत्ती डाल देंगे और चाय बन जाएगी, ऐसे नहीं है ना। आपको पूरा बोलना है कि पहले मैं फ्राई पैन लूँगा, फिर उसके अंदर मैं पानी डालूंगा, फिर मैं चाय पत्ती डालूंगा, फिर आधा घंटा वेट करूंगा, जब 10 मिनट वेट करूंगा उबलेगी, उसके बाद मैं उसके अंदर दूध डालूंगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा, ये डालूंगा, वो मतलब हर एक चीज़ जो आप लाइन वाइज बता रहे हो ना, इसी को हम प्रोसीजर वाइज बोलते हैं। तो प्रोसीजर उनका पूछने का यही मतलब होता है कि राइस ट्यूब कैसे डालते हो, पूरा प्रोसीजर बताओ, ठीक है, वो आपको बताना है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, वो चीज़। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल के क्वेश्चन है कुछ, तो ये भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद हैंड हाइजीन के मूवमेंट्स उन्होंने पूछे थे कि 5 मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनसे मूवमेंट्स पूछे जाते हैं और वो स्टेप्स बताने लग जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। स्टेप्स का मतलब होता है कि कौन कौन से स्टेप्स है, जो पाम टू पाम वाला, और मूवमेंट्स का मतलब होता है कब कब हैंड वॉश करनी है, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि बिफोर टचिंग, बिफोर ये वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद इंट्राक्रेनियल प्रेशर की नॉर्मल उन्होंने वैल्यू पूछी थी, तो वो भी आपको बतानी है। 5 से 15 होती है वैसे नॉर्मल, ठीक है, ICP की। तो 5 से 15 कोई मतलब अगर गूगल पे चेक करोगे 5 to 15 होती है, कोई इसको 7 to 15 भी बोलता है, तो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, या फिर दोनों आंसर उनको बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे उन्होंने जो पूछे, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मेरे से 8-9 क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर इंग्लिश में आंसर करोगे तो कम क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी में आंसर करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो इंग्लिश ही प्रेफर करो अगर आप बोल पाते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो हर क्वेश्चन के लिए आपको रेडी करूँगा, और मेरे जो भेजे हुए स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते हैं। बहुत ही मतलब 99 में से 1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो। लेकिन आपकी, अगर आपको इंटरव्यू में फेल हो रहे हो, या आपको इंटरव्यू देने में दिक्कत हो रही है, या हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी है, XYZ रीजन है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। विदिन 7 डेज आपको रेडी कर दूंगा, चाहे इससे पहले आपने 10 बार फेल कर दिया हो इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, तो वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट हॉस्पिटल के ऊपर बनाऊंगा, तो कोशिश करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे और कोई भी आप वीडियो को स्किप ना करो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।